यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर लेकर के आए हैं, तो 17 का पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो देखिए, पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अनुसार, पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, तो इसमें सही होगा तीसरा, जीवन वृत्त में जाति वृत्त प्रतिबिंबित होता है। फिर अगला है, किस लक्षण में समजात अंगों में समानता होती है। तो ऐसा कौन सा लक्षण है, उत्पत्ति में समजात अंगों में समानता होती है। द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो आवृत बीजी पौधों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। लंबे दिन वाले पौधों में कौन सा रसायन पुष्पन को अभिप्रेरित करता है। तो जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन रसायन पुष्पन को अभिप्रेरित करता है। अब जिब्रेलिन तो इसमें है नहीं, तो यहाँ होगा GA या GA3 लिखा होगा, तब भी सही हो जाएगा वही वाला। दूसरा क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग के कारक वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है। कारक और वाहक का, देखिए कारक क्या होता है, फाइलेरिया रोग को फीलपांव कहा जाता है। जो फाइलेरिया रोग है इसको फीलपांव कहा जाता है, फीलपांव रोग या फाइलेरिएसिस रोग कहा जाता है। और इसका कारक होता है वाउचेरिया, वाउचेरेरिया ब्रैंकैफ्टाई, ब्रैंकैफ्टाई, वाउचेरेरिया ब्रैंकैफ्टाई ये कारक है। और अगर वाहक की बात की जाए जो फैलाता है, तो क्यूलेक्स पाइपियंस, क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर जो होता है ये वाहक का कार्य करता है। फिर अगला है, बायोफार्मिंग क्या होती, बायोफार्मिंग यानी जैविक खेती। बायोफार्मिंग का क्या मतलब है, जैविक खेती के बारे में पूछा गया क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जैविक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग ना हो, यानी इसमें कृत्रिम उर्वरक यूज ना किए जाते हों। प्राकृतिक रूप से जो उर्वरक पाए जाते हैं, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, कंपोस्ट खाद हो, गोबर की खाद हो, जैविक खाद हो, यानी कि उसमें पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष मिले हों, तो उसे ही क्या कहा जाता है, बायोफार्मिंग कहा जाता है। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और बाघ तथा बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसमें हो जाएगा। प्रतिगामी कायांतरण किसे कहते हैं, प्रतिगामी कायांतरण पूछा गया है। तो ऐसा कायांतरण जिसमें, ऐसा कायांतरण जिसमें लार्वा से वयस्क बनने में कई उन्नत लक्षणों का डीजनरेशन होता है, उसे ही प्रतिगामी कायांतरण कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भ्रूणी अवस्था होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो भ्रूणी अवस्था में पाए जाने वाले वय विकसित लक्षण जो प्रौढ़ अवस्था में विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, प्रतिगामी कायांतरण कहलाते हैं। अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो ऐसे अंग जिनका अब कोई काम नहीं रह गया है, ऐसे हमारे शरीर के अंग जिनका अब कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। और एक उदाहरण की बात की जाए तो कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका आप लिख सकते हैं, निमेषक पटल लिख सकते हैं, पुच्छ कशेरुक जो होता है। तो इस तरह से बहुत सारे आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण पूछा गया है तो कृमि रूप परिशेषिका आप लिख देंगे। फिर अगला है, कारण सहित बताइए कि मरुद्भिद पौधों की पत्तियां कंटकों में बदल जाती हैं। यानी जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरुस्थलीय स्थानों पर उगते हैं, उनकी पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए मरुद्भिद पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कंटकों में बदल जाती हैं, कांटों में अपना सरफेस कम कर लेती हैं। जब सरफेस कम कर लेंगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा या वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, जिससे पानी की कमी नहीं होगी उनमें, तो पानी की कमी को पूरा कर लेंगी वो। फिर अगला है, दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे किसे कहा जाता है। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे कहा गया है तो जिन पौधों में पुष्पन की क्रिया निश्चित
क्रांतिक लंबाई से अधिक होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है, दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे कहा जाता है। जिन पौधों में पुष्पन की क्रिया निश्चित क्रांतिक लंबाई से अधिक होती है, यानी ये ऐसे पौधे होते हैं, इन पौधों में क्रांतिक लंबाई से कम अगर प्रदीप्त काल है तो पुष्पन नहीं होता है। किन्हीं दो वायु प्रदूषक गैसों के नाम लिखिए। तो वायु प्रदूषक गैसें बहुत ही आसान है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो वायु प्रदूषक गैसें हैं, मुख्य गैसें होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वातावरण को ताप तथा वायुमंडलीय गैस किस प्रकार से प्रभावित करती है। वातावरण की बात की गई है, तो ताप और वायुमंडलीय गैस कैसे प्रभावित करती है। देखिए, ताप अगर बढ़ेगा घटेगा तो वातावरण प्रभावित होगा, वायुमंडलीय गैसें अगर बढ़ेंगी घटेंगी तो प्रभावित होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी चीज़ें उसमें वायुमंडल में पाई जाती हैं गैसें, अगर इन ताप में या वायुमंडलीय गैसों में कोई चीज़ बढ़ती है, कोई चीज़ घटती है तो वातावरण प्रभावित होगा, यही लिख देंगे। फिर अगला है, विभिन्न प्रकार के टीकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, टीके कई सारे होते हैं, जैसे रेबीज रोग होता है तो रेबीज का टीका आता है, पोलियो है तो पोलियो का टीका आता है, BCG यानी कि ये हो जाएगा तपेदिक या TB का टीका होता है, ऐसे ही हिपेटाइटिस है, ऐसे ही चेचक का टीका है जिसको एडवर्ड जेनर ने खोजा था, टिटनेस है, तो ये सारे बहुत सारे टीके हैं। ये टीके का क्या कार्य करते हैं, रोग को दूर करते हैं, उसके रोग के प्रतिरोधी होते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखनी है तो कृषि से संबंधित है, कृषि में फसलों के अधिक उत्पादकता से जुड़ी हुई है हरित क्रांति, इस पर आप टिप्पणी लिख दीजिए। संकर ओज क्या है। तो देखिए, जब कोई जातियां अलग अलग तरीके की होती हैं उसमें भिन्न नस्ल के जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी जब दो जातियों के भिन्न नस्लों के बीच में संकरण कराया जाता है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो माता पिता से अच्छी होती है, उसे ही संकर ओज कहा जाता है। तो ये इस तरह से इस पर लिख देंगे। अगला है, एक द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। इसमें यहाँ पर देखिए क्यूटिकल हो जाएगी, फिर कॉर्टेक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर जाइलम फ्लोएम, तो बहुत सारा है इसमें। चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वैसे एक कोर्स में नहीं है, इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। मनुष्य में रेबीज का संक्रमण किस प्रकार होता है। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं, चाहे वो नाक के द्वारा हो, सांस के द्वारा हो, छींक के द्वारा हो। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। मनुष्य में रेबीज का संक्रमण किस प्रकार होता है। तो कुत्ते के काटने से होता है, जो कुत्ता होता है उसके काटने से होता है, क्योंकि उसकी लार में विषाणु पाया जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा विषाणु पाया जाता है तो न्यूरोट्रॉपिक लाइसिवर्स जो विषाणु होता है ये पाया जाता है। और जब कुत्ता काटता है अगर वो विषाणु पाया जा रहा है तो रेबीज रोग हो जाता है, इसमें पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। फिर अगला है, DNA अंगुली छापी या फिंगर प्रिंटिंग के बारे में 4 मुख्य बिंदु लिखिए। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, अच्छे से समझाया गया है। तो DNA अंगुली छापी के नाम से भी पूछा जा सकता है, DNA फिंगर प्रिंटिंग से भी पूछा जा सकता है, इसकी क्रिया विधि भी पूछी जा सकती है, इसकी उपयोगिता भी पूछी जा सकती है। टोटल जानकारी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो मनुष्य में कई सारे अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो 2 अवशेषी अंगों के नाम कौन कौन से लिख देंगे। निमेषक पटल और कृमि रूप परिशेषिका, ये लिख सकते हैं। निमेषक पटल हो जाएगा, कृमि रूप परिशेषिका हो जाएगा। मनुष्य के 2 अवशेषी अंग पूछे गए, हो जाएंगे। उत्परिवर्तन क्या है। तो देखिए, अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अचानक अगर किसी जीन में परिवर्तन हो रहा तो उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। वैसे ये जो प्रश्न है कोरोना के कारण हटा हुआ है, तो इसकी जगह कोई दूसरा प्रश्न आएगा। फिर अगला है, किन्हीं 4 ट्रांसजीनी पादपों के नाम लिखिए। ट्रांसजीनी पादपों के नाम बताना है, यानी पारजीनी पौधों के नाम बताना है। तो देखिए, टमाटर आप लिख सकते हैं, टमाटर लिख सकते हैं, इसे फ्लेवर सेवर कहा जाता है, फ्लेवर सेवर इसका नाम है ट्रांसजीनी में। और ऐसे ही जो धान होता है तो गोल्डन राइस आप लिख दीजिए। और गेहूं में वीट जो है, वीट बस्ता लिख दीजिए, बस्ता है, वीट है। तो एक और अभी बचा हुआ है, बीटी कपास लिख दीजिए।
बीटी कपास लिख दीजिए, बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है, बीटी कपास हो जाएगा। तो इस तरह से 4 हो जाएंगे। फिर अगला है रूपांतरण द्वारा डीएनए का पुनर्युगस किस प्रकार होता है। तो इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के। अगला है वंशागत तथा उपार्जित लक्षणों में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए वंशागत लक्षण ऐसे लक्षण जो जन्म से प्राप्त होते हैं, वंशागत और उपार्जित। तो ऐसे लक्षण जो जन्म से हमें प्राप्त होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं, और ऐसे लक्षण जो जन्म के बाद प्राप्त होते हैं, जन्म के बाद मिलते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। तो जीन ढांचे में परिवर्तन के कारण ये पैदा हो जाते हैं। अगर जीन ढांचे में परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुई है, तो वंशागत रोग हो जाते हैं। और ये जो होते हैं ये वातावरणीय परिवर्तन के कारण होते हैं, वातावरणीय परिवर्तनों के कारण हो जाते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो ये जो वंशागत रोग होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। लेकिन जो उपार्जित रोग होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में नहीं पहुंचते हैं। तो अगर इसका उदाहरण पूछा है इन्होंने, एक एक उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण देखा जाए, यानी वंशागत का उदाहरण देखा जाए, तो बालों का रंग ले लीजिए। बालों का रंग हमेशा वैसे ही रहता है, काला है तो काला ही रहेगा। और अगर उपार्जित की बात की जाए तो इस तरह से अगर धूप में आप हमेशा रह रहे हैं तो काले हो जाएंगे, धूप में हमेशा रहने से काले हो जाएंगे। तो देखिए वंशागत नहीं है लेकिन उपार्जित लक्षण है। इस तरह से उदाहरण लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महत्व के किन्हीं 2 कीटों के नाम तथा इनके द्वारा उत्पादित पदार्थों के मनुष्य के हित में उपयोग लिखिए। तो पहला कीट आप मधुमक्खी बता दीजिए। मधुमक्खी से शहद मिलता है जो विभिन्न प्रकार की औषधियों में काम आता है। और दूसरा रेशम कीट बता दीजिए। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है और रेशम से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर अगला है अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। अपरा के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है इस पर टिप्पणी। तो फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण, इसका भी वीडियो अपलोडेड है चैनल में, डिस्क्रिप्शन के लिंक से देखिए। बहुभ्रूणता क्या है, तो एक बीज में बहुत से भ्रूण बनना ही बहुभ्रूणता होती है। इस पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लघु बीजाणु जनन बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र से समझाया हुआ, इंपॉर्टेंट भी है। वायु प्रदूषण के कारणों, वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारणों तथा मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की विवेचना। वायु प्रदूषण बहुत बार आया लेकिन चूंकि कोरोना के कारण हटा हुआ है इस बार, तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है वाटसन एवं क्रिक डीएनए मॉडल की संरचना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही जाएगा हो, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएँ। और अक्रिय तथा सक्रिय, ये ऐसी नहीं है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, थोड़ा सा गलत टाइप है। अक्रिय एवं सक्रिय प्रतिरक्षा का वर्णन कीजिए। फिर अगला है मानव शरीर में रोगाणुओं से रक्षा के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। रोगाणु किस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो इसमें प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पूरा डिटेल से समझाना है, चूँकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला है, अगर ये आप नहीं करते हैं तो विदलन एवं समसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदलन क्या है, समसूत्री विभाजन क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। मनुष्य में युग्मनज में विदलन को समझाइए, यानी कुल मिलाकर के भ्रूणी परिवर्धन को इसमें समझाना है, पूरा डिटेल से समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। धन्यवाद।